कोर्स को मैंने एडवर्टाइज किया था, तो मैंने ये बोला था कि मैं 3 कोर्स ऑप्शंस दे रहा हूँ, कोई भी एक आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर एक कोई भी ये वाला सिलेक्ट करता है, तो ये 2 उसके रह जाएँगे, या फिर बेसिक प्राइस एक्शन को सिलेक्ट करता है, तो फिर अगले वाले 2 रह जाएँगे। तो आपकी भलाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैंने सोचा क्यों ना पहले दिन ये पढ़ाऊँ, दूसरे दिन ये पढ़ाऊँ और तीसरे दिन ये पढ़ाऊँ, तीनों चीज़ें, तीनों ही कोर्स आपके क्लियर हो जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेशन मिल जाए। तो आज का यस दिन सर। हमारा बेसिक प्राइस एक्शन है। हम बेसिक प्राइस एक्शन को आज क्लियर करेंगे, जिसमें पैटर्न्स, कैंडलस्टिक की रीडिंग ये होगी। फिर अगले दिन हम एसएनआर के ऊपर चलेंगे, उसके सीक्रेट्स बताऊँगा जो आपने कभी भी नहीं सीखे होंगे, कभी भी नहीं कहीं से देखे होंगे। ऐसे सीक्रेट बताऊँगा इसके। उसके बाद फिर हम ओटीसी के स्ट्रेटजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिक प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम कैंडलस्टिक, विक और पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यस सर। उसके लिए सबसे पहले हम कैंडलस्टिक के विक को रीड करना सीखेंगे। कुछ स्लाइड्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। रीडिंग ऑफ कैंडलस्टिक। जब कैंडलस्टिक की हम रीडिंग करते हैं, तो हर एक ट्रेडर को ये पता होता है कि एक कैंडल के अंदर ओपन, क्लोज, लो, हाई और बॉडी कलर, ये रीडिंग सबको पता होता है। क्या इस रीडिंग से हम प्रेडिक्शन या फिर कैंडलस्टिक के रिवर्सल का या कैंडलस्टिक के कंटिन्यूएशन का पता कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर इस रीडिंग का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कर सकते हैं तो फिर ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आप आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, इस ऊपर के विक और नीचे का विक एज़ कंपेयर टू बॉडी, साइज़ ऑफ द बॉडी, साइज़ ऑफ द अपर विक, साइज़ ऑफ द लोअर विक, इनका कंपैरिज़न, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ट्रेडिंग के अंदर और हम इससे क्या-क्या प्रेडिक्शन के बारे में जान सकते हैं। देखिए, ये गेम जो कैंडलस्टिक की रीडिंग की है, इस गेम को समझने के लिए सिग्नल्स कैसे जनरेट होंगे, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। याद रखो, अगर आप बाय के साथ जाना चाहते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पक्की मिले कि सेलर फेल हो चुके हैं, सेलर मार्केट में नहीं आएँगे, तो फिर आप बाय के लिए अपॉर्च्युनिटी को हासिल करेंगे। अगर आप सेल के साथ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि बायर फेल हो चुके हैं और वो अब नहीं आएँगे, हम सेलर के साथ जाएँ। अगर ये आप आइडेंटिफ़ाई करने में फेल हो गए कि कौन फेल हुआ, कौन फेल नहीं हुआ, बस मैंने कैंडलस्टिक बनी, पैटर्न बना, अगली कैंडल को मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर पता नहीं चलेगा कब फेल हो जाएगा, कब विन हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है हमने कि हम ये अंडरस्टैंड करें, ये समझें कि कब कौन-सी पार्टी फेल होती है। तो जो फ़ोकस रहेगा, आपने ये समझना है कि कौन फ़ेल होता है। अगर मैं जब आगे चल के पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस कराऊँगा, आपको हर एक पॉइंट में किसी के फ़ेल्योर और किसी के विनिंग का पता चलेगा। उसी से हम कैंडलस्टिक की प्रेडिक्शन करते हैं। अब ग्रीन कैंडल में एक ऐसा विक है जिसको आप लोअर विक मानते हैं, और रेड कैंडल में अपर विक इसको मानते हैं। तो ग्रीन कैंडल का जो लोअर विक है, इसके अंदर का जो ऑपरेशन है, जब कैंडलस्टिक ओपन हुई थी, उस वक़्त सेलर्स मार्केट में एंटर हुए थे। ओपन होते ही मार्केट में सेलर्स इस प्राइस को नीचे की तरफ लेके आए। लेके आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गई। इस जगह से बायर्स ने उसको कंट्रोल किया और मार्केट को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके गए। इस जगह तक लेके गए। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई कि सेलर आए और उनको बायर्स ने कंट्रोल कर दिया। जब सेलर आए, उनको बायर्स ने कंट्रोल कर दिया, तो ये पता चला कि सेलर्स फेल हो चुके हैं और बायर मार्केट में कंट्रोलर हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको जो पता चली कि सेलर फेल हो चुके हैं। जब सेलर फेल होते हैं और बायर कंट्रोलर होते हैं, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। वो ये स्पेस है। इस लोअर विक की ग्रीन कैंडल के अंदर ये एक स्पेस है। इस स्पेस के अंदर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अच्छा देखें, मैं अब बीच में क्लास को रोक के बोल रहा हूँ, जिसकी तरफ से शोर आएगा मैं उसको मीटिंग से निकाल दूँगा, फिर दोबारा जॉइन नहीं कर पाएगा। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, शोर करो। तो यहाँ पर अब एक बंदा मैं इसको निकाल रहा हूँ, देव को निकाल रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर
सेलर्स एंटर हुए और बायर ने कंट्रोल किया। इस विक में जब भी किसी सेलर की कैंडल आती है तो बायर रिएक्शन देते हैं। इसी तरीके से रेड कैंडल के अंदर जो ऊपर का विक बनता है, इसके अंदर बायर्स यहां तक एंटर होते हैं, मार्केट में आते हैं, और उसके फौरन बाद सेलर इनको कंट्रोल करते हैं ऐसे। तो यहां पर यह माना जाता है कि बायर एफर्ट करते हुए फेल हो गए। तो ये जो पूरा एरिया है इस पॉइंट का, इसमें सेलर्स कंट्रोलर होते हैं। जब भी बायर यहां पर आता है तो सेलर्स इसमें इफेक्ट दिखाते हैं अपना। तो अगर माना जाए यहां पर कि हमारे पास इस किस्म की मूवमेंट है, ये प्राइस की मूवमेंट है, ये ग्रीन कैंडल का लोअर विक है। अगर एक रेड कैंडल बनती है और ये एक इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, ऐसे ही एक और मूवमेंट बनती है, जैसे ये वाली मूवमेंट बनी, सेम मूवमेंट आपको दिखेगी, थोड़ा सा फर्क नजर आएगा बस। उस फर्क को समझेंगे तो कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये भी इंगल्फिंग का पैटर्न बना है। फर्क आपको सामने नजर आ रहा है कि ये जो फर्स्ट टाइम में जो इंगल्फिंग पैटर्न बना है, ये उस विक के अंडर क्लोज हुआ जो बायर्स ने कंट्रोल किया था, जहां पर सेलर्स फेल हुए थे। जब सेलर्स ऑलरेडी फेल होते हैं तो बायर कंट्रोल करते हैं, तो बायर वहां पर स्ट्रांग होते हैं। अब ये सेलर की कैंडल उसी जगह पे क्लोज होती है जहां पर सेलर पहले फेल होते हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शन के अंदर ये विक भी कंट्रोल हो चुका होता है सेलर की तरफ से, सेलर इसको ब्रेक कर चुके होते हैं। अगर एक इंगल्फिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड होगी तो ज्यादातर चांसेस क्या होंगे कि नेक्स्ट जो कैंडल है, सेकंड जो सेटअप है, उसके बाद ज्यादातर चांसेस होंगे कि अगली कैंडल रेड होगी। और जो पहला सेटअप है, यहां पर मोस्टली आपको एक रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, क्योंकि बायर ट्राई करेंगे, आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर का एरिया है, ये एक हिडन सपोर्ट भी कहलाई जाती है। ये सपोर्ट है तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, वीक बन सकती है, स्ट्रांग बनेगी तो ऊपर चले जाएगी, वीक होगी तो फिर दोबारा सेलर्स मार्केट में एंटर होंगे। तो अगर एंटर होते हैं, रीजन क्या बना कि एक सेलर पैटर्न बनाते वक्त एक बायर के कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में एक रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद फिर वो बायर ट्राई या सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर्स को मौका दे दिया, सेलर्स मार्केट में नीचे की तरफ आ गए। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस बात को समझने के लिए हम जितनी भी आगे चल के स्ट्रेटजी समझेंगे, क्योंकि हमारा काम कैंडलस्टिक से है, उन कैंडलस्टिक से ऊपर का विक नीचे का विक हमें बार बार मिल रहा होता है। अगर हम इन विक्स के कंट्रोल और अंडर कंट्रोल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर मोस्टली हम ट्रेड को लॉस करेंगे। ये वाला पैटर्न आप विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इस रेड कैंडल ने ये बता दिया कि सेलर्स ने टोटली कंट्रोल कर दिया बायर को। अब मार्केट में नीचे की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक बायर के स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर फंस गए सेलर, जिसकी वजह से बायर ने रिएक्शन दिखाया, फिर उसके बाद सेलर आए हैं किसी भी कारण। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट विक है, ग्रीन कैंडल में नीचे का विक और रेड कैंडल में ऊपर का विक। जबकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि अगर एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन और रेड। ये समझते हैं कि अगर ऐसी कैंडल जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस इज अ वीक बायर्स कैंडल, इसमें सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसी कैंडल बन जाए तो नेक्स्ट कैंडल विल बी रेड, उसके चांसेस बहुत कम है रेड बनने के लिए, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं वो फेल हो जाते हैं, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करती है, उसके बाद अगर मार्केट में रेड आती है तो पॉसिबल है और दोबारा सेलर्स ट्राई करते हैं, क्योंकि इस कैंडल के अंदर सेलर्स पार्शली कंट्रोल करते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर सेलर ने एंट्री की, बायर ने कंट्रोल किया, बायर ने एंट्री की, सेलर ने टोटली कंट्रोल किया, यहाँ पर पार्शियली कंट्रोल है। तो यहां पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सिर्फ यही एक सूरत होती है कि अगर ऐसा इन्वर्टेड हैमा जो ऐसा बन जाए और वो 100% इसके अंदर क्लोज हो जाता है, इसके अंदर, तो फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। तो क्योंकि एक रीजन बना कि ये एक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, तो हम यहां पर ये सीखा, इस लेसन का, इस स्लाइड के ऊपर क्या लेसन था कि अगर इंपॉर्टेंस
ली जाए कि ग्रीन कैंडल में ऊपर का विक या नीचे का विक इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिएक्टिव कौन सा हो, तो ये वाला विक इंपॉर्टेंट है और रेड कैंडल में ये वाला विक इंपॉर्टेंट है, या ये यस सर। वाला विक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है। अगर नीचे का विक आता है रेड कैंडल में, इट शोज दैट द बायर्स आर ट्राइंग बट दे आर नॉट इन फुल पावर, क्योंकि बायर ने ट्राई किया, अगर पावर है तो फिर ग्रीन, रेड को ग्रीन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। वो कैसे होता है, देखो आपके पास दो कैंडल्स मिलती हैं हमेशा, एक होती है ये वाली कैंडल, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेलर्स आर गेटिंग वीक, अब बायर को आना चाहिए, नहीं, ये कैंडल बता रही है कि अगर 80% बायर ने रिजेक्ट किया तो ये 20% कंट्रोल करके एक ग्रीन कैंडल क्यों ना बनाई, नहीं बनाई, इसका मतलब है कि बायर ने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, तो दोबारा फिर इनको यहां पर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर यहां से सेलर आएंगे, इस जगह को फिल करेंगे, फिल करने के बाद फिर बायर मार्केट में आएंगे, और बायर स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, सेलर्स को कंट्रोल कर दिया, उस वक्त आपके पास एक हैमर, बुलिश हैमर बनेगा, जिसने ये बताया कि सेलर को 100% कंट्रोल करने के बाद 20% हमने अपनी कैंडल भी ऊपर इंक्रीज किया एज कंपेयर टू द विक। तो बहुत स्ट्रांग कैंडल बायर के लिए ये है, और ये सेलर के लिए एज अ कंटिन्यूशन कैंडल है, फेवरेबल कैंडल है। इसमें बायर्स बताते हैं कि हमारे पास दम होता तो हम कंप्लीटली कंट्रोल कर देते, और यहां पर ये कैंडल बताती है कि हम हमारे पास दम था, हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा थी, हमने सेलर को कंट्रोल करके एक ग्रीन कैंडल बना दी, लेकिन इससे कभी भी रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हाँ, कब करेंगे, जब एक ऐसा हैमर जो एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, अब जहां पर कोई भी दूसरी राय नहीं है, क्योंकि सपोर्ट से हमेशा बायर आते हैं, दिस इज सपोर्ट, और यहां पर क्या सपोर्ट थी, यहां पर ये सपोर्ट थी, अब ये सपोर्ट तो यहां पर तो है ही नहीं ना सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट होती तो बायर आ जाता, सपोर्ट नीचे है तो ये सेलर कंटिन्यू करेगा, सपोर्ट यहां पर करीब है तो फिर बायर आने के चांस हैं। तो हम यहां पर जो अभी अंडरस्टैंड किया, विक की अंडरस्टैंडिंग के कौन सी विक इंपॉर्टेंट है, किसको फोकस किया जाए ट्रेडिंग के अंदर, ग्रीन कैंडल का लोअर विक, रेड कैंडल का अपर विक, ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है, ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए तो फिर ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन ये इन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोर्ट होता है, हम हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही एक लेवल, समटाइम्स इट्स अ सपोर्ट एंड समटाइम्स इट्स अ रेजिस्टेंस, इन्वर्ट हो गया, समटाइम्स ये एक सपोर्ट थी लेकिन समटाइम्स ये रेजिस्टेंस हो गई, सेम लेवल, लाइक प्राइस ऊपर है, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर गई, इसलिए को टच किया, पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन गई, ये इन्वर्ट हो गया, पहले साइन ऑफ कंटिन्यूएशन था लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया, दिस इज अ साइन ऑफ रिजेक्शन नाउ, दैट प्राइस नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स बैक। तो विक वही है, कभी ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन बता रहा है कि सेलर्स आर हेयर, दिस गैप इज ओपन, कौन फिल करेगा, हमेशा रनिंग पार्टी फिल करती है, बस एक शर्त है कि रेजिस्टेंस होगा तो फिर ये एक सेलर्स की तरफ से साइन होगी कि हमने प्राइस को रिजेक्ट करके रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, जिस जिसका मतलब कि हम मार्केट में वापस आना चाहते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड किसी को सवाल है यहां से पूछ सकते हैं। सर, इसमें जैसे बियरिश हैमर बनता है तो जी इसकी जी। जो लोअर वीक होती है यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट रख सकते हैं क्या? बियरिश, बियरिश कौन सा पैटर्न आपने बोला, बियरिश हैमर, बियरिश हैमर। बियरिश हैमर, ठीक है, हम बियरिश हैमर हाँ। को यहां पर समझते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं, ओके, दिस इज द हाँ। बियरिश हैमर, राइट। हाँ। अब क्या कह रहे हैं कि इसकी इसके बाद क्या करें, इसकी लोअर वीक है, यहाँ यहाँ पे हम अप की ट्रेड ले सकते हैं क्या? यस क्यों नहीं ले सकते, जब अगर अगर ये फिल हो गया गैप, ठीक है, मोस्टली क्या होगा कि प्राइस आएगी और इसको टच करके रिजेक्ट हो जाएगी, राइट, अगर हाँ, दोबारा भी मतलब इसमें रिजेक्ट, दोबारा भी रिजेक्ट ये होती तो है। रनिंग कैंडल। हाँ, हम्म। ये जो इसकी अगली वाली रनिंग कैंडल है इसमें ले सकते हैं क्या? नहीं, रनिंग कैंडल में अगर आप लेंगे तो सेलर के पास अगर पावर होगा तो इसको ब्रेकआउट भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अब हमें पता जी है सर। कि दिस विल बी द रेड कैंडल, हमें क्या पता है कि दिस इज द अपकमिंग कैंडल इज अ रेड कैंडल, तो अगर ये ऐसा भी तो हो यस सकता सर। है कि इसको ये ब्रेकआउट कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। जी सर।
अब ये रिजेक्ट होगी या ब्रेकआउट होगी, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें? फिर इसको अगर समझना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको एक टेक्निक समझनी पड़ेगी। क्या? एक टेक्निक। वो टेक्निक ये है टेक्निक। कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैंडल इन अ साइज। थ्री टाइप्स ऑफ कैंडल इन अ साइज। साइज। अगर एक सिंगल स्मॉल कैंडल है, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, उसके बाद उससे थोड़ी सी और बड़ी कैंडल है। बड़ी अब कैंडल। ये हमारे पास तीन कैंडल आ गई। साइज के हिसाब से आप देखेंगे कि एक स्मॉल है, फिर दूसरी मीडियम है, और तीसरी स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल है। ठीक हो गया। अब मार्केट का ऐसा सिस्टम है कि अगर पहले स्मॉल कैंडल आ गई, उसके बाद मीडियम कैंडल आ गई, तो अब इन हाँ, तीन इस साइजों में बिग से इसके कौन बाद सी बिग बची? आएगी। बिग 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 आएगी। तो हमारे पास बिग आ जाएगी। तो अगर हम बोलें कि ये वाली जो तीसरी नंबर कैंडल है रिजेक्ट होके पीछे चली जाएगी, तो ये तो रिजेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बारी अब किसकी है? बिग कैंडल की है। बारी किसकी है? यस। बिग कैंडल की। अगर आपके पास जैसे कि ये स्मॉल कैंडल है, उसके बाद पहले बिग ऑलरेडी हो चुकी है, ये बिग ऑलरेडी हो चुकी हो है, चुकी है। उसके बाद फिर स्मॉल, अब कौन सी कैंडल आएगी? मीडियम आएगी। तो मीडियम अगर इसको ब्रेकआउट किया तो ये फिर बिग हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर अभी जो चांस है 100% क्या है कि दिस विल बी द मीडियम कैंडल। तो अब आप इस जगह से रिजेक्ट करना चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि साइज ऑफ द कैंडल विल बी मीडियम। तो आप यहां पर अगर आपके पास टाइम बचे, हो सकता है मोस्टली तो टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 30 सेकंड बाय का होता है, उस वक्त तो आपके पास टाइम, यस। अगर मतलब यूं समझिए अगर 100 सेटअप है तो उसमें से आपको 30 सेटअप बड़ी मुश्किल से मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि वहां पर आपका एक्सपायरी टाइम ही खत्म हो चुका होगा यस सर। बाइंग का। चलो आपने बाय आपको मिल भी गया एकदम से, तो यहां से मार्केट फिर रिजेक्ट होके होगी, लेकिन किस कानून के तहत? बिग मीडियम स्मॉल, और स्मॉल बिग मीडियम। ये जो है ना, इस कॉन्सेप्ट की तरह आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहूं, मार्केट रिवर्स करेगी, तो अभी साइज, अभी कौन सी कैंडल की बारी है? जब हमें इतना पता है कि ये रेड कैंडल बनेगी, तो फिर हम सेल का ट्रेड क्यों नहीं करें, रिजेक्ट ही क्यों करें? अब यहां से एक हमारी नफ्सियात पता चलती है कि हम, मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट क्या कर रही है? नीचे गिर रही है। हम क्या सोच रहे हैं? हम बाय के साथ जाएं। अरे जब नीचे गिर रही है तो नीचे क्यों नहीं जा रहे हम? इसको काउंटर ट्रेडिंग बोलते हैं, और काउंटर ट्रेडिंग इज इक्वल टू रिवेंज। काउंटर ट्रेडिंग इज इक्वल टू रिवेंज, और रिवेंज मैं समझता हूं इज इक्वल टू फेल्यूर। ट्रेडर का फेल्यूर है ये। हमें हमेशा कंटिन्यूशन को फोकस करना चाहिए मोस्टली। अगर रिवर्सल को फोकस करते हैं, तो रिवर्सल को फोकस मैं कैसे करता हूं ये देखें। रिवर्सल को कभी भी अप ट्रेंड में सेल की कैंडल में एक्सपेक्ट नहीं करता। कैसे? इफ आई एम इन अ डाउन ट्रेंड, सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, यहां पर भी तो ये भी तो रिवर्सल ही काउंट होगा ना। अगर बायर की कैंडल डाउन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, दिस इज अ रिवर्सल ट्रेड। लेकिन कौन सा रिवर्सल है? दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल रिवर्सल। डायरेक्शन मेरे फेवर में है, ट्रेंड मेरे फेवर में है, रिवर्सल मेरे फेवर में होगा, लेकिन यहां पर ट्रेंड मेरे अगेंस्ट में है, और फिर भी मैं रिवर्स का ट्रेड करना चाहूं, 10 ट्रेड करूंगा, 3 विन होंगे, 7 मेरे लॉस होंगे, क्योंकि मैं मार्केट में काउंटर जा रहा हूं। लेकिन यहां पर अगर मैं डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं, मेरे 7 ट्रेड विन होंगे और 3 मेरे लॉस होंगे ज्यादा से ज्यादा। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? काउंटर रिवर्सल करना चाहिए, डायरेक्शनल रिवर्सल करना चाहिए? डायरेक्शनल रिवर्सल। देखिए ये चीज आपने अंदर डाल दीजिए कि एज ए ट्रेडर, जो बिगिनर्स होते हैं मोस्टली, वो 90% काउंटर रिवर्सल सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम मार्केट को चला रहे हैं, जैसे वो ये समझते हैं। देखो मार्केट को कोई भी नहीं चला सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, और ये लाखों लोगों से बनी हुई है, किसी एक बंदे यस से सर। नहीं बनी हुई। तो हम, हमारे पास इतना दम भी नहीं है, अगर हमारे पास $10 मिलियन भी हो, हम भी तब भी मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से हम बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम भी काउंट नहीं होता। तो हम अपनी मर्जी से मार्केट को रिवर्स कराएं कि यहां से इसको रिवर्स होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम हमेशा जब भी रिवर्सल का सोचेंगे, डायरेक्शनल रिवर्सल का सोचेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमें फेवर दे रहा है। काउंटर रिवर्सल हमें नुकसान दे देंगे। तो अगर जैसे कि एक एक ग्रीन कैंडल में लोअर विक,
यूं समझ लीजिए आसान लफ्जों में, द लोअर विक इज अ साइन ऑफ सपोर्ट, इज अ साइन ऑफ सपोर्ट। लेकिन अप ट्रेंड में ये सपोर्ट काम आएगी। आप अप ट्रेंड में हैं, ग्रीन कैंडल का लोअर विक का सपोर्ट आपको अप ट्रेंड में बहुत स्ट्रांग काम करके दिखाएगा। डाउन ट्रेंड में है, रेड कैंडल का अपर विक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा काम करके दिखाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, इसके इंटरनल रिजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल रिजेक्शन ऐसी होती है, आप देखिए कि एक रेड कैंडल मार्केट में नीचे की तरफ आती है, मतलब क्यों समझे, सेलर्स की मूवमेंट मार्केट में नीचे की तरफ आती है, और इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? बायर्स कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, इंगल्फ करना, कवर करना, ऐसे आप बोल सकते हो। सेलर्स को बायर ने कंट्रोल कर दिया, और जब प्राइस को हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का करना मतलब कि बहुत सारी मूवमेंट को एक ही मूवमेंट के अंदर कंप्रेस करना, जैसे कि 5-5 सेकंड की 12 कैंडलें, 15-15 सेकंड की 4 कैंडलें, 30-30 सेकंड की 2 कैंडलें, अगर इसको मैं 1 मिनट में कंप्रेस करना चाहूं तो आप समझ सकते हैं कि ये 30-30 सेकंड की 2 कैंडलें, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके 1 मिनट की कैंडल बनाना चाहूं तो पहले मैं अपोजिट बॉडीज को, विक्स को नहीं, अपोजिट बॉडी को यहां से लेके यहां तक मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां पर एक विक बन जाएगा। इस विक के अंदर ये ग्रीन कलर का विक है, जहां से ये पता चलता है कि सेलर एंटर हुए थे, बायर ने उनको कंट्रोल किया, इस वजह से ये विक ग्रीन है। और सेलर फेल हुए थे, बायर ने उनको कंट्रोल किया, बायर ताकतवर है और रिमेनिंग बॉडी ऊपर डाल दी। तो हमारे पास कौन सा पैटर्न बन जाता है? हैमर। और हैमर के नीचे जो विक है वो क्या बताता है? कि सेलर्स आर फेल्ड। इसी तरीके से हैमर हो या कोई भी और कैंडल हो, नीचे का विक ये बताता है कि सेलर्स आर फेल्ड। और इसी तरीके से अगर ऊपर का विक है, बायर आते हैं तो सेलर इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते 80%। देखिए, तो इसको विक तो बनेगा, लेकिन अभी भी बायर की कैंडल रिमेनिंग है, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो बायर, सेलर्स ने कमजोर किया बायर को, अभी कंट्रोल नहीं किया, तो हम कमजोर सेलर ने किया, तो हम ऐसे कैसे मान लें कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड? नहीं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैन बी ग्रीन, क्योंकि अभी भी बायर स्ट्रांग है। यहां पर देखिए, सेलर्स इंटर होते हैं, बायर कंट्रोल करते हैं, दोबारा सेलर्स इंटर होते हैं, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अपर एंड लोअर विक बन जाता है, बीच में एक बॉडी आ जाती है। ऐसी कैंडल न्यूट्रल होती है। इस तरीके से ये नॉर्मल टाइप ऑफ कैंडल होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग में काउंट करते हैं हम। तो हमारे पास विक इस तरीके से मिलते हैं, या तो दोनों तरफ से, या तो बॉडी छोटी होती है, विक ऊपर और नीचे की तरफ से बहुत बड़ा होता है, या तो वन साइडेड विक होता है ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ से, या तो फिर ऊपर की तरफ से। अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज मिलती हैं: स्ट्रांग, वीक, न्यूट्रल एंड नॉर्मल। बेस्ट कैटेगरीज 4। इसके साथ जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज होगी, हमें सिर्फ यही चाहिए। तो आपने हमेशा अपने कैंडलस्टिक को अंडरस्टैंड करना है कि मैं कौन सी कैंडल को ट्रेड कर रहा हूं, ये वीक है या स्ट्रांग है या न्यूट्रल है या फिर नॉर्मल है। फिर सेलर्स के लिए भी ऐसा होता है कि जब सेलर्स, बायर्स इंटर होते हैं मार्केट में, तो सेलर्स कंट्रोल करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन के दौरान ये विक बन जाता है। दिस कैंडल इज स्ट्रांग फॉर द सेलर्स एंड दिस कैंडल इज वीक फॉर द सेलर्स। दिस इज न्यूट्रल कैंडल फॉर द सेलर्स एंड दिस इज नॉर्मल कैंडल फॉर द सेलर्स। ठीक है, तो ये सारी आपके पास 4 कैटेगरीज हैं। एक और कैटेगरी है, किसी को क्या पता है? कोई बताए अगर, कि एक और कैटेगरी भी है कैंडलस्टिक की। सर डोजी है। वेरी नाइस। डोजी की कैंडल्स ऐसी होती हैं जो इनडिसिसिव कैंडल होती है। ठीक है, इनडिसिसिव कैंडल मतलब उसमें बायर या सेलर ये इन्फॉर्म करता है कि अब हमारे पास सप्लाई या डिमांड खत्म हो चुकी है, अब हम मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर देखिए, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, डोजी स्टार। और लॉन्ग लेस डोजी के 2 वेरिएंट है, एक ये वाला वेरिएंट है और एक ये वाला वेरिएंट है, और एक ये 4 प्राइस डोजी। ये सारी स्पेशल कैंडलस्टिक पे कहलाती हैं,
या फिर इनडिसिसिव कैंडलस्टिक भी कहलाती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, वीक कैटेगरी, न्यूट्रल कैटेगरी एंड नॉर्मल कैटेगरी मिली, तो है एक ये कैटेगरी है जिसको हम इनडिसिसिव कैटेगरी या फिर डोजी हम बोल सकते हैं। उसके बाद इन पूरी कंप्लीट इन रेंजेस को समझने के लिए कुछ कैंडलस्टिक हैं, ये आप समझने की कोशिश करें कि इस टाइप की कैंडल स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, वीक और न्यूट्रल होती हैं। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप आगे स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर रहे हैं, कैसे पता कर पाएंगे कि अब मुझे बायर के साथ जाना चाहिए या सेलर के साथ जाना चाहिए या अब मुझे इग्नोर करना चाहिए। तो आपको इस लेसन को ऐसे करना है कि आप चार्ट खोलें, ये कैटेगरीज चार्ट में आइडेंटिफाई करें और अंडरस्टैंड करें कि आप सारी कैंडल्स को एज पर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहचान पा रहे हैं। अगर यस पहचान लिया तो ये लेसन आपका क्लियर है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं पहचान पा रहे तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम यहीं पर अटका हुआ है, कैंडलस्टिक को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उनके विक को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें फिर आगे जाएं। ठीक है, इसके बाद हम पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब हम कैंडलस्टिक को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर पैटर्न्स जनरेट होते हैं जो एक मीनिंग देते हैं। तो उन पैटर्न को समझने के लिए कि कितने किस्म के पैटर्न होते हैं और उनको हम ट्रेड कैसे करेंगे ये जानते हैं। देखिए, वेट वेट, single candlestick pattern. These are the 6 single candlestick pattern for the buyers, जो मार्केट में आप बार बार इनको ट्रेड कर रहे होते हैं। इनको हम प्राइमरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी कैंडल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे हो सकता है कि इन कैंडल के जैसे शेप आपको मिल जाए। ऐसे ही बियरिश के पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने विक से देखा कि लोअर विक में रेड एंड ग्रीन कैंडल होती है, अपर विक में ग्रीन एंड रेड कैंडल होती है, तो दो कैंडल मिला के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। इसका मतलब है कि तभी तो सिंगल कैंडलस्टिक जितनी भी होती हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही होती हैं। ये पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पैटर्न्स को, जो अपर के 3 पैटर्न्स है और यहां के अपर के 3 पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को मोस्टली हम एज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन भी यूज करते हैं। साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैसे? इसकी अपीयरेंस ऐसे हो कि एक ग्रीन कैंडल के बाद ऐसा एक पैटर्न बन जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर हैमर बनता है तो हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। सेम लाइक एक ग्रीन कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर बन जाए, एक ग्रीन कैंडल के बाद स्पिनिंग कैंडल बन जाए, दिस इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब ये होता है कि पिछली जो प्राइस की मूवमेंट है वो स्ट्रांग मूवमेंट है, ट्रू मूवमेंट है, अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हम इनको एज अ रिवर्सल पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब जो ऊपर के 3 पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। इनके जैसे 2 पैटर्न और दिखते हैं, एक पिन बार, एक इन्वर्टेड पिन बार। ये थोड़े से हैमर से डिफरेंट होते हैं, इनकी एंट्री करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दीज आर द सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। फर्क देखिए, एक रेड कैंडल के बाद हैमर आता है, एक रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर, एक रेड कैंडल के बाद स्पिनिंग कैंडल। ये रेड कैंडल किसी भी साइज की, किसी भी टाइप की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 12 बोजो जैसे बनाया है ऐसी हो, कोई भी हो सकती है कैंडल। ऐसे ही ग्रीन कैंडल के बाद ये 3 कैंडलस्टिक आ जाएं, दीज आर कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न एंड दीज आर कॉल्ड द कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब यहां पर एक बात समझिए, यहां पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो कि आफ्टर रिवर्सल पैटर्न, हैमर रिवर्सल पैटर्न, इफ आई वांट टू ट्रेड, आपको रिजल्ट मिलेगा 55%। अगर आप एक ग्रीन कैंडल के बाद हैमर को ट्रेड करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा 80%। तो अगर आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल को ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले ग्रीन कैंडल हो तो और फिर ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर बने तो ट्रेड करो, 80% द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल मूव अप। अगर पहले रेड कैंडल है तो 50%, 55% चांसेस यू विल गो अप। तो इन परसेंटेज को आपने पहचानना है। तो मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यूएशन के बाद ट्रेड करें। सिर्फ आपको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस हैमर के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी किस्म की रेजिस्टेंस लेवल ना हो, बस इसका यही फिल्टर होगा और आपको मोस्टली इसका विनिंग मिलेगा। और दूसरी बात ये हो कि अगर ये अप ट्रेंड है तो फिर ये आपके लिए श्योर बन सकते हैं, डाउन ट्रेंड में नहीं, अप ट्रेंड में
आप इनको ट्रेड करेंगे, ये आपके श्योर बन सकते हैं। इसी तरीके से ये वाले पैटर्न हम डाउन ट्रेंड में, और ये केयर करेंगे कि देयर इज नो सपोर्ट और द बॉटम, ये नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके साथ हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इसके कुछ रूल्स है। रूल्स में ये है कि एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल उसको कंट्रोल करती है, लेकिन अभी अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि दिस इज अ engulfing पैटर्न और इट इज एनी अदर पैटर्न। क्यों? हम देखेंगे, हमारे पास एक मेजरमेंट करने का रूल होता है। अगर कैंडलस्टिक की विक है ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से, इस विक से लेके इस विक तक अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये कहना कहा जाता है कि रेंज ऑफ कैंडल। अगर ऐसी ही कैंडल है ऊपर से भी विक के नीचे से भी विक के, हम क्लोज ओपन टू क्लोज इसको काउंट करें, दिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंडल। तो हम यहां से स्प्रेड निकालेंगे ग्रीन कैंडल की, उसका 50% निकालेंगे। अब देखें रेड कैंडल उससे 50% से छोटी है या फिर 50% की साइज से बड़ी है। अगर बड़ी है इट्स एंगल्फिंग पैटर्न, और अगर छोटी है रेड कैंडल इट्स आउटसाइड बार पैटर्न। तो ये इसकी पहचान है। देखिए अगर छोटी है साइज में दैट विल बी आउटसाइड बार। आउटसाइड बार का रूल ये है 50% से छोटा और 25% से बड़ा होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड आउटसाइड बार। अगर 25% से छोटा है तो फिर वो आउटसाइड बार नहीं है, फिर कोई भी पैटर्न नहीं काउंट करेंगे उसको। पैटर्न का ये मेजरमेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिर हम पैटर्न को ट्रेड करेंगे नुकसान हो जाएगा। पियर्सिंग लाइन, अब बड़ी कैंडल रेड है इसका 50% लिया और देखा ग्रीन कैंडल इससे बड़ी है, तो फिर पियर्सिंग लाइन और ग्रीन कैंडल अगर 50% से छोटी है और 25% से बड़ी है दैट्स इनसाइड बार। एंड देन बुलिश हरामी। बुलिश हरामी इज अ पैटर्न विद अ गैप अप। यहां से गैप अप का कानून क्लियर होता है कि मार्केट में प्राइस जंप्स करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस किस्म का जंप होता है जिसको हम जंप अप जंप डाउन, गैप अप गैप डाउन के नाम से जानते हैं। और अगर हम कहीं भी कोई प्रेडिक्शन करते हैं और उस प्रेडिक्शन से 100% ट्रू रिजल्ट होता है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, इन केस अगर वो रेड ना बनी वो ग्रीन बन गई, हमारी प्रेडिक्शन फेल हो गई, तो उसका जो रीजन होगा दैट विल बी द गैप होगा। कोई भी गैप होगा, अप गैप अप और गैप डाउन। इट मींस अगर हमारी राइट प्रेडिक्शन रॉन्ग हो सकती है तो उसका कारण गैप हो सकता है। तो गैप एक रूल है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल में तब्दील करना और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल में तब्दील करना, दिस इज अ रूल। और ये रूल यहां से बुलिश हरामी से प्रूफ होता है कि यस, क्योंकि अगर बुलिश हरामी पैटर्न जंप अप के साथ बना हुआ है इसका मतलब कि गैप का कॉन्सेप्ट है मार्केट में। अगर ये जंप अप के साथ कोई पैटर्न ना बनता तो फिर हमारे पास गैप का कानून नहीं होता, अभी हमारे पास है, और जिसकी वजह से 50 to 60% हमारे ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं। ऐसे ही बियरिश के पैटर्न से, इन सब पैटर्न की जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने से हमारे पास जो डायरेक्ट विनिंग रेशियो आता है विदाउट एनी फिल्टर 55% हमें रिजल्ट मिलता है। मतलब कि आफ्टर इंगल्फिंग go for next candle it will be 55% chances to win the trade। तो 55% चांस से अगर हम विन करेंगे तो हम बाइनरी ऑप्शन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मोस्टली मार्केट के अंदर जितनी भी स्ट्रेटजीज होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो 55 और 50%, 55 और 50%, अगर ज्यादा से ज्यादा 60% तक विनिंग होते हैं। और जिसकी वजह से बाइनरी ऑप्शन का ट्रेडर कामयाब नहीं चाहता, क्योंकि जब हम ब्रोकर के पास ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकर हमें $1 के ऊपर 80 सेंट देता है, और जब हमारा लॉस होता है तो $1 का पूरा होता है। अगर हमें $1 प्रॉफिट करते और $1 मिलता, $1 नुकसान करते, $1 चला जाता, तो फिर यहां पर हमारे पास 50% की स्ट्रेटजी कोई भी होती वो कामयाब होती। अब जबकि ये 80% विनिंग रेशियो रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमारे पास 60% की स्ट्रेटजी भी फेल होगी, 70% के लिए ब्रेक इवन होगा, मिनिमम हमें 80% चाहिए तब हम प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं 55% हमें विनिंग रेशियो देते हैं, इससे हम कुछ भी कर लें
यस, मनी मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन रिस्की हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम कम से कम पैटर्न ट्रेड करें, लेकिन 80% हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जितने भी पैटर्न्स होते हैं उनका 55% विनिंग रेशियो होता है, किसी भी किताब में आप पढ़ लें। अब इन पैटर्न को पहचानना जरूरी है। इसी अगर कैंडल के साथ में एक एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड कर दूं तो फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। जैसे कि एक इंगल्फिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को ऐड कर देना, फ्री आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, फ्री आउटसाइड बार के साथ भी ये पैटर्न बन सकता है। तो जैसे कि हर पैटर्न के बाद 55% विनिंग रेशियो होता है, तो इसके बाद भी नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर ऐसे ही ट्रेड करेंगे विदाउट फिल्टर। ऐसे ही देखें, पियर्सिंग लाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड कर दिया और इनसाइड बार के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड कर दिया, दिस इज थ्री इनसाइड ऑफ बुलिश पैटर्न। ऐसे ही सेलर्स के पैटर्न है, ये भी सेलर्स के पैटर्न है, ये पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो इन पैटर्न्स का जो विनिंग रेशियो आएगा 55%, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक तरीका सोचना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के, यहां पर एक तरीका आज हम डिस्कस करते हैं जो साइन ऑफ कंटिन्यूएशन के साथ तरीका यूज होता है। वो ये है कि अगर हम एंगल्फिंग को ट्रेड करते हैं तो हम पॉसिबिलिटीज समझे कि कौन सी पॉसिबिलिटीज हमें विनिंग देंगी और कौन सी पॉसिबिलिटीज हमें लॉस देंगी। इन केस इफ वी फाइंड एंगल्फिंग और जहां से बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, एक लाइन खींच के इसको एसएनआर बना सकते हैं। और अगर एक रेड कैंडल इसके ऊपर आ जाए, नीचे क्लोज ना हो, इसके ऊपर इसको टच करके क्लोज हो, तो नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस होंगे और इस कैंडल को हम रिट्रेसमेंट कैंडल कहते हैं। रिट्रेसमेंट कैंडल हमें ये शो करती है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं, अब बायर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो आना चाहें तो मार्केट में आ सकते हैं। और इसके 45% चांसेस में से ओनली 15% चांसेस हैं, 15% चांसेस हैं कि कभी पैटर्न बने और 15% रिट्रेसमेंट आ सकती है, मगर ज्यादा चांसेस नहीं है। या फिर किसी भी एक पैटर्न बने उसके बाद हैमर आ जाए, साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, नाउ देयर आर 80% चांसेस नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। Inverted hammer, next candlestick will be green. Spinning candle after pattern, next candlestick will be green. तो ये चार पॉसिबिलिटीज है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, और चार पॉसिबिलिटीज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, जिसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने अपने एनालिसिस को शिफ्ट करेंगे। अब जैसे कि एक इंगल्फिंग के बाद या तो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे या तो इन तीन पॉसिबिलिटीज का वेट कर रहे थे, यहां पर एक डार्क क्लाउड कवर बन गया। पहले पैटर्न को छोड़ दो, दूसरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस फॉलो करने के लिए इसको फिर इस रूल से गुजारेंगे, या तो इसकी रिट्रेसमेंट आए या तो इसके लिए कंटिन्यूएशन साइन आए बेयरिश की, फिर ट्रेड करेंगे। ऐसे ही एक इंगल्फिंग के बाद दूसरी इंगल्फिंग बन सकती है, कभी कभार ऐसा होता है। या फिर एक इंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई जिसने थ्री आउटसाइड अप पैटर्न बना दिया, अगेन वी नीड टू वेट फॉर कंटिन्यूएशन साइन, या फिर डोजी आ जाए तो हम स्टॉप करेंगे ट्रेडिंग। तो ये एक सिंपल तरीका है प्राइस एक्शन का, जिससे हम अपने ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है कि कौन सा कंटिन्यूएशन साइन ज्यादा काम करता है, कौन सा कंटिन्यूएशन साइन कम काम करता है। वो रिसर्च की पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर उन पे आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी कंटिन्यूएशन साइन पे और कौन कौन से पैटर्न के साथ उसको सेटअप को ट्रेड करना चाहिए। जिसका ज्यादा विनिंग रेशियो है आप उसको ट्रेड करें, क्योंकि वो रिसर्च बहुत ही ज्यादा पैटर्न्स के ऊपर, 6000 पैटर्न के ऊपर हमने की थी रिसर्च। ऐसे ही अगर एक और मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाऊं कि पियर्सिंग लाइन के साथ रिट्रेसमेंट, नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैन कंटिन्यू, यहां पर पियर्सिंग लाइन कंटिन्यूएशन साइड मार्केट कैन कंटिन्यू, continuation sign market can continue, continuation sign market can continue, process of elimination, पैटर्न बना मार्केट रिवर्स हो जाएगी, दूसरा पैटर्न बना तो फिर दूसरे को फॉलो कर रहा है, पहले को छोड़ देंगे। ये 6 पॉसिबिलिटीज आपको एट एनी कॉस्ट मिलेंगी। आपने वही पॉसिबिलिटीज को ट्रेड करना है जो हम ऊपर की 4 पॉसिबिलिटीज से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है।
सर ये सभी लग रहा है अप सर। ट्रेंड में फॉलो है ना? जी ब्रदर। ये अप ट्रेंड में फॉलो करना है ना ये? जी, अब जैसे कि हमने कहा डायरेक्शनल हम ट्रेड करेंगे। अगर आप बाय करना है तो अप ट्रेंड आपके लिए होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको सेल का पैटर्न ट्रेड करना पड़ेगा। इससे और आपको क्या उसके होगा। लिए उसके लिए ये भी जरूरी है कि बायर नहीं सेलर फेल्ड हो और बायर अप ट्रेंड में हो। वो फेल्ड वाला कल मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, वो अभी आप लोगों को उसका उससे वैसे पता नहीं चलेगा कि कौन फेल है कौन फेल नहीं है। वो मैं जो कल आप लोगों को जो एसएनआर के सीक्रेट के अंदर बताऊंगा, उससे आप लोगों का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा, और उससे आप लोगों के आंखें खुल जाएंगी। इतने सारे सिग्नल मिलेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर भी सिग्नल है, यहाँ पर ये पैटर्न फेल हुआ, मुझे आंसर मिल गया, ये से सेटअप काम नहीं कर रहा, यहाँ पर मुझे आंसर मिल गया। सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी, जी सर। और इससे पैटर्न ट्रेड करने में आपको इतना फायदा मिलेगा, आप कहेंगे कि अब पता चला कि पैटर्न को असल में ट्रेड कैसे किया जाता है। ये मैंने तरीका बताया, और वो जो कल तरीका पढ़ेंगे उसमें ये पता चलेगा आपको कि अब मुझे कब पैटर्न ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस पैटर्न को सिलेक्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सी एसएनआर काम करेगी, कौन सी एसएनआर काम नहीं करेगी, किस एसएनआर पे रिवर्सल देना चाहिए मार्केट को, किस एसएनआर को ब्रेक करना चाहिए या फिर उसको काम ही नहीं करना चाहिए, कौन से ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू करेगी, कौन से ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये सारे जब सवाल आपके पास आ जाएंगे तो फिर यही तो चाहिए ना आपको, रिवर्सल जी के सर। लिए, कंटिन्यूशन के लिए, पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए यही चीजें होती हैं। क्योंकि हम एसएनआर में फंसे हुए हैं, एसएनआर ना होता तो मार्केट में हर कोई मिलियनेयर हो जाता। एसएनआर की वजह से रिवर्सल आते हैं, किसी को एसएनआर दिखती है, किसी को दिखती ही नहीं है, और जिसको दिखती है उसको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पता नहीं ये काम करेगी भी नहीं करेगी। तो इसी वजह से कॉन्फिडेंस के बगैर ट्रेडिंग करते हैं तो लॉसेस हो जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये आज के लिए ये क्लास ऐसे जरूर थी, बहुत सारे दोस्तों को ये पता होगा क्योंकि उन्होंने वीडियोस देखी हैं या फिर उन्होंने खुद से स्टडी की है। ये पैटर्न का इंट्रोडक्शन, ये कंटिन्यूशन स्पैन से ट्रेड करना, ये बहुत सारी चीजें, हो सकता है एक दो पॉइंट आप लोगों के जहन में ना हो, मोस्टली आप लोगों को पता होगा। लेकिन जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, सिखाते हैं, तो फिर हम जब बेसिक को क्लियर करते हैं ना, तो फिर हमें एक माइंड में ये बात सेटिस्फाई कर रही होती है कि चलो बेसिक हमें क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बिगिनर हैं, कुछ सीनियर ट्रेडर हैं। जो सीनियर हैं उनके लिए आज की क्लास बोरिंग हो सकता था, लेकिन जो बिगिनर है उनको आज क्लियर हो गया बहुत सारी चीजें। कल की क्लास यस सर। वो बहुत बेहतर रहेगी। ठीक है, कल की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, उसमें स्ट्रेटजीज भी होंगी। सीनियर के लिए भी सर? कल की क्लास, यस सर। कल की क्लास उनको सीनियर को मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% आप लोगों को पता ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट का। ओके सर। हाँ, सर आज की तो पता थी, मतलब ये आपकी वीडियोस में हाँ, देख देख के। ये तो आपका रिव्यू हो गया ना आज। ठीक है, यस सर, रिवीजन हो गया सर। हाँ रिवीजन हो गया, तो अब कल जो है ना समझ में आएगा। नहीं तो कल मैं पूछता यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पर वीक कैंडल, फिर कोई सवाल पूछता सर स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल को कैसे समझते हैं। फिर कल मैं बोलता कि पैटर्न की रिट्रेसमेंट आती है, पैटर्न की कंटिन्यूशन साइन आती है, तो कुछ लोग ये सवाल करते कि सर हमें कंटिन्यूशन का पता ही यस नहीं है, सर। रिवर्सल का पता ही नहीं है, वो यस। कैसे होता है। तो फिर वहां पर मजा ही नहीं आता, डिस्टर्ब हो जाते, जो जिनको सीखना था वो भी नहीं सीख पाते। इसलिए आज इसको यस क्लियर सर। कर दिया सर पीडीएफ मिलेगा ना? ये पीडीएफ आपको दे रहे हैं हम। अब आपकी क्लास यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके उसकी लिंक भेजूं, क्योंकि टेलीग्राम पे भेजूंगा तो ये आप लोगों के पास नहीं चलेगी, क्योंकि मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, और आपके मोबाइल में ये पूरी स्क्रीन जो है ना वीडियो नहीं शो करेगी, दिखाएगी नहीं। तो इसलिए यूट्यूब के सर ऊपर यूट्यूब अपलोड पे करके फिर मैं ओके आपको सर। भेजूंगा, लेकिन उसमें फिर आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे क्लास मिलने में। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके सर, प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे चलो दे, उस पे बेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू ओके। सो मच। थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर।